राइट। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव फिनिश्ड इन रोटेशनल मैकेनिक्स। तो आज जो चीज हम पढ़ेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये हम पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉर्क वर्ड बार बार यूज होगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट चैप्टर में जब ये यूज हुआ था टॉर्क फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में। लेकिन आज आप इसको डबल डिटेल में पढ़ोगे, है ना, कि भाई टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में विल डिस्कस टुडे, राइट। तो टॉर्क के बारे में हम जानते हैं कि टॉर्क इज सिंपली टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। टॉर्क को जब हम डिफाइन करेंगे तो टॉर्क की सिंपल सी डेफिनेशन कि टॉर्क इज टर्निंग एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर किसी भी फोर्स की कोई टर्न करने की एबिलिटी है, मीन्स उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि आपका टॉर्क, है ना, कि कोई भी फोर्स अगर किसी चीज को टर्न कर सकता है मतलब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, जैसे कि आपका टॉर्क। और अगर टर्न नहीं कर सकता है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी जीरो होगी, है ना। कि टॉर्क जो सिंपल से अगर हम डिफाइन करेंगे तो टॉर्क क्या होता है, जैसे कि आपका टर्निंग एबिलिटी ऑफ बेसिकली आपका फोर्स, राइट। तो टॉर्क को आप प्रॉपर वे में इस तरह से डिफाइन करोगे कि सपोज मैंने सबसे पहले कोई ले लिया, यहाँ पे कोई आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो जेड एक्सिस है ना, दिस इज सपोज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से इनटू द प्लेन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरह से कोई रॉड अटैच्ड है ना, किसी एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रॉड रखी हुई है, ये वाई प्लेन, ये एक्स प्लेन, और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस के अलाउंग। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे कोई, ये तो आपका वो पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, आपने यहाँ पे एफ वेक्टर क्या अप्लाई किया, कुछ फोर्स वेक्टर अप्लाई किया, कि ओ के रिस्पेक्ट में आपने पी पॉइंट पे क्या किया, कोई एफ वेक्टर अप्लाई किया, राइट। तो आप बताया इसी फोर्स की वजह से टर्न करेगा ये, मे बी एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एज वेल कैसे कर सकता है, जैसे आपका क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो आपने पी पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे आपका टर्न कर, है ना। तो यहाँ पे दो चीज आ गई, एक तो फोर्स वेक्टर आ गया, और दूसरा जो वेक्टर होता है इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, है ना। कि जो ओ और पी को मिलाने वाली लाइन जो है, इसको हम क्या होता है, जैसे कि आपका पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सा, किसी भी टॉर्क में दो चीज इन्वॉल्व होगी, एक तो फोर्स और दूसरा पोजीशन वेक्टर। तो एफ तो आपका है फोर्स वेक्टर, और जो आर वेक्टर है कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, आर वेक्टर को हम ये बोलते हैं कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to axis of rotation, with respect to axis of rotation, है ना। कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर हो गया, जैसे कि आपका आर वेक्टर, तो आपका फोर्स वेक्टर हो गया, और आर क्या हो जाएगा, वो के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट की क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। तो जब भी आप टॉर्क को डिफाइन करोगे ना, तो फंडामेंटली टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आर क्रॉस, है ना। कि आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या होता है, जैसे कि आपका टॉर्क, और टॉर्क भी एक वेक्टर है, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर, है ना। एक्सियल वेक्टर का मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है ना। तो ऐसे वन बाय वन हम देखते हैं कि मेन चीज है टॉर्क की डायरेक्शन, है ना। कि सबसे पहला जो फोकस आता है कि आर एंड एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि तो आपका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और ये एंगल सपोज थीटा है, वैसे इसका यूज नहीं है। तो जब मैं आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालूंगा, ये आपका आर हो गया, आर से एफ की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो थंब बाहर की तरफ आए, हम बाहर की तरफ मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड टू द प्लेन होगी, क्योंकि अगर ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस के अलोंग ही टॉर्क लगता है, कि अगर मैं आर क्रॉस एफ से निकालूं तो ये बाहर की तरफ आए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, तो इस केस में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डॉट होगी, है ना। कि जो टॉर्क वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डॉट, डॉट का मतलब प्लेन से बाहर की तरफ, है ना। और प्लेन से बाहर की तरफ का मतलब हो जाएगा इसका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, राइट, आर क्रॉस एफ बाहर,
लेकिन रोटेशन की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो चीजें अलग अलग हैं, डायरेक्शन एंड रोटेशनल इफेक्ट। तो डायरेक्शन तो प्लेन के बाहर की तरफ हो गई, और जो रोटेशनल इफेक्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे कि आपका एंटी क्लॉक। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आउटवर्ड टू द प्लेन हो, जबकि एक्सियल वेक्टर है, तो जब भी आपको टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन अगर डॉट लिखा जाए, डॉट का मतलब होता है प्लेन से बाहर, है ना। तो आउटवर्ड टू द प्लेन हो तो रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कि डॉट बनाने का मतलब हो जाएगा प्लेन से बाहर, क्रॉस बनाने का मतलब होता है प्लेन से अंदर की तरफ। तो इसमें जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसी केस में अगर मैं ऐसा करूं कि जो फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई किया है, इसी फोर्स को मैं अगर ऐसे अप्लाई कर दूं, है ना, ये फोर्स वेक्टर अगर मैं ऐसे अप्लाई कर दूं, तो आपको पता है आर क्रॉस एफ जो होगा वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस होगी, है ना। क्रॉस मतलब जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे आपका क्लॉकवाइज हो, है ना। तो इस केस में रोटेशनल इफेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज डॉट आ गया। इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी, रोटेशनल इफेक्ट कैसा हो जाएगा, जैसे आपका क्लॉकवाइज है। तो जब भी आपको कहीं पे टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द प्लेन शो करे, इसका मतलब होता है जो टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट होगा वो क्लॉकवाइज है। हाँ, तो टॉर्क जो होता है एक्सिस के अलोंग लगता है, इसका रोटेशनल इफेक्ट प्लेन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जस्ट उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी और रोटेशनल इफेक्ट होगा उसका बेसिकली फंडामेंटल मतलब क्या है ना। दूसरी चीज आ गई कि जैसे मैंने ये सारी चीजें बता दी कि टॉर्क जो है इससे टर्निंग एबिलिटी ऑफ ए फोर्स हो जाएगी, है ना, कि जो टॉर्क है टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं आर वेक्टर के अलोंग, तो आपको पता है टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मैं फोर्स अप्लाई ऐसे अप्लाई करूं तो टॉर्क वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर मैं आर के अलोंग फोर्स अप्लाई करूं तो रोटेट ही नहीं करेगा, मतलब इसकी टर्निंग एबिलिटी है ही नहीं, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस लाइन को हम लिख लेते हैं, इस पूरी लाइन को प्रॉपर आप लिख लोगे कि व्हेनेवर, राइट, line of action of force, line of action of force passes through axis of rotation, passes through axis of rotation, right, then torque is zero, torque is zero, है ना, कि जब भी आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाए तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। जैसे जब मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ये तो एक्सिस से पास कर नहीं रही है। जो आपने ऐसे अप्लाई किया तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, वो भी एक्सिस से पास नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं इसके अलोंग ही फोर्स लगाऊंगा, रॉड की लेंथ के अलोंग, तो ये एक्सिस रोटेशन से ही पास करेगा ना, तो टॉर्क हमेशा जीरो। तो जब भी फोर्स जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो वहीं से अगर पास करे तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी जीरो। टॉर्क जब भी आप कैलकुलेट करोगे वो सिंपल सा आपका हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपका आर एंड एफ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। पहले आप लिख लो। लास्ट क्लास से इसका कोई रिलेशन नहीं। लास्ट क्लास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंडिपेंडेंट क्लास थी ना, उससे इसका कोई लेक्चर कर, है ना। तो ये तो एक अलग टॉपिक आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन चलो, तो आपने बात की कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। भाई आप इतना मुश्किल से हम टॉर्क को नहीं एनालाइज करेंगे, बल्कि सारी चीजों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई टॉर्क आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट केसेस में टॉर्क कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सेम सिचुएशन, है ना, कि सेम सिचुएशन में टॉर्क की कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं।
है ना, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उसी को यूज करना है हमें। कोई क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना है जब तक कि यूनिट वेक्टर का ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पे जस्ट आपका ये आ गया कि ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये आपकी कोई रॉड है ना, यहाँ पे इनटू द प्लेन आपने ले लिया, और इस पॉइंट पी पे आपने कोई फोर्स अप्लाई, ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया, और आपको टॉर्क निकालना है ना, और ये इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसके पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर आ रहा है, और ये एंगल आपको थीटा दिया। हम क्या करते हैं ना कि या तो परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं या आर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे फोर्स को अगर मैं पीछे ले जाऊं ऐसे, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि टॉर्क आप जानते हो कि टॉर्क का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ये आपका आर एफ साइन थीटा और आर एफ कॉस थीटा हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, है ना। भाई टॉर्क का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट एक्सपेंड करूंगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, है ना। तो इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर ये आर है तो ये चीज आपकी आर साइन थीटा हो गई ना, है ना, कि अगर ये आर है तो ये चीज क्या होगी, आर साइन थीटा हो गई। तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड को सिंपल सा हम ऐसा लेंगे, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। इससे आर साइन थीटा को कई बार हम बोलते हैं लीवर आर्म या मोमेंट आर्म, बात एक ही होता है। लीवर आर्म मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, या उल्टा भी कर सकते थे, आप फोर्स को रिजॉल्व कर लेते, एफ को रिजॉल्व करते तो एफ कॉस थीटा हो जाता है, और ये आपका एफ साइन थीटा हो जाता है। दोनों में से कुछ भी रिजॉल्व कर सकते हो आप, या तो आपने आर को रिजॉल्व किया, आप आर को नहीं रिजॉल्व करके फोर्स को रिजॉल्व करते, आपको तो एफ कॉस थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि तो एक्सेस से पास हो रहा है, और एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते थे इसी चीज को, जैसे इसको आपने ये लिखा है, इसी चीज को मैं चाहे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता था, है ना, ये आपका हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, है ना, या तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, दोनों से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो दोनों में जो सुटेबल लगता है उसको आप यूज, या तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, या टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान रखना आर परपेंडिकुलर है कि, आर परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, perpendicular distance of line of action of force, line of action of force, right, from axis of rotation, from axis of rotation, है ना। ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है, और रोटेशनल इफेक्ट तो आपको पता ही होगा कि ऐसे रोटेट करेंगे तो टॉर्क का रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका रोटेशनल इफेक्ट दोनों केस में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो डॉट आ जाएगी आउटपुट टू द प्लेन, हाँ, कि भाई यहाँ पे अगर इस एक्सिस के बॉल रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड क्या हो जाएगी, जैसे आप करेंगे। तो सिंपल सा आपको यूज करना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रोटेशनल इफेक्ट, कि क्लॉकवाइज है या कैसा है, वैसे कि आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो सबसे पहले जो चीज आपको सीखनी है वो टॉर्क कैलकुलेशन ही सीखनी है ना, उसी को फर्दर हम एक्सपेंड करें, है ना। ये आपका है इस तरह से, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करें।
ठीक है, ये आपका है ना। तो सबसे पहली चीज आपको ये सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, जो कि आप सिंपल 2 लाइन से सीख सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वैसे कि आपकी बेसिकली टॉर्क की बेसिक कांसेप्ट क्या होता है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम जो आ जाते हैं, जो नेक्स्ट चीज है आपकी, है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आप इससे पढ़ोगे कि भाई जैसे अब सेम चीज आ गया, जैसा आपने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा था, है ना, सेम वे जैसा कि आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था, वैसे हम रोटेशन में उसी को इक्विवेलेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। वेट फॉर मी। हाँ, अब ये आ गया कि भाई टॉर्क को फर्दर हम कैसे यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि 2 केसेस होते हैं, कि अगर किसी केस में मैं आपसे ऐसा बोलता था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है किसी भी सिस्टम में, है ना, कि भाई 2 लाइन का कंसेप्ट है कि अगर किसी भी सिस्टम में होता था इफ, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0, है ना, तो इसी चीज को तो आप बोलते थे कि बॉडी रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या कैसे मूव कर रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। और इस कंसेप्ट को हम बोलते थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। एक बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो या तो वो रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। और इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते थे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेम वे अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं लेकिन नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है ना, तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही होगी। किससे मूव कर रही होगी, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, कैसे मूव कर रही होगी, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, और इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक नई चीज आ गई कि जैसे पहले आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे कि फोर्सेस बैलेंस करते थे, वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, उसमें हम किस चीज को बैलेंस करेंगे, टॉर्क को बैलेंस करेंगे, है ना। तो जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें वी बैलेंस फोर्सेस, वैसे ही आपका यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसमें हम टॉर्क को बैलेंस करेंगे, वी बैलेंस टॉर्क। किस चीज को हम बैलेंस करेंगे, बेसिकली आपके टॉर्क। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम फोर्स बैलेंस करेंगे, और नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो उसमें किसको बैलेंस करते हैं, टॉर्क। ये तो चीज आ गई इक्विलिब्रियम की। इस पूरे टॉपिक की जो हेडिंग है दैट इज योर इक्विलिब्रियम। कि भाई कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। रेस्ट का मतलब दोनों चीजें होता है कि भाई या तो फोर्सेस भी बैलेंस होंगे एज वेल एज टॉर्क भी बैलेंस। लेकिन वही चीज है कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, है ना, जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस करना है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, हाँ, कि सिंपल सा अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बॉडी में इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो आपको पता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी एक्सलेट होगी, और बॉडी अगर एक्सलेट होगी मींस सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा ये इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तो इक्विलिब्रियम बोलते थे, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। वैसे ही यहाँ भी आ जाएगा कि किसी भी केस में अगर इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क का अगर सम 0 नहीं है, हाँ, तो आपको पता है बॉडी में अब एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी सेकंड लॉ ही है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 के इक्वल नहीं है देन सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क, ये सारे एक्सटर्नल टॉर्क का जो सम होगा ये इक्वल हो जाएगा आई इंटू अल्फा। जैसे मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ए की जगह पे अल्फा, हाँ, तो सिंपल सा ना कि इसको हम बोलेंगे सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क या नेट एक्सटर्नल टॉर्क।
ये आपका हो जाएगा नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। और आई जो होगा ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों चीजें हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा की इक्वल होती है, जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आ गया कि सारे टॉर्क का प्लस माइनस सब कर दोगे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड डी ओमेगा बाई डी, है ना। और बस बात है ये तीनों चीजें सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, है ना। कि जब भी आप इन तीनों क्राइटेरिया चीजों को अप्लाई करोगे अबाउट सेम एक्सिस का, है ना, सेम एक्सेस के अबाउट तीनों चीजों को आप कैलकुलेट करो कि भाई जिस एक्सेस के अबाउट आप टॉर्क ले रहे हो उसी एक्सेस के अबाउट इनर्शिया, उसी एक्सेस के अबाउट, तीनों में डिससिमिलरिटी नहीं होना चाहिए कि टॉर्क हम दूसरे एक्सेस के अबाउट ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सेस के अबाउट और अल्फा किसी दूसरे के अबाउट। जब एक बार आपने एक्सेस डिसाइड कर दिया कि इसके अबाउट में टॉर्क ले रहा हूँ तो उसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है और अल्फा भी फिर उसी के अबाउट है, जिस एक्सेस के अबाउट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। तो पूरी की पूरी जो डायनेमिक्स है रोटेशनल मैकेनिक्स की, प्योर रोटेशन की, वो यही होती है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है मतलब ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में हो, आपको टॉर्क बैलेंस करना है। अगर नहीं है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल होगा, आई अल्फा। जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या हो जाएगा कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। बाकी सारे कांसेप्ट क्या है कि आपके सीख, राइट, इसको आप लिख लो। तो इसी को आपको यूज करना है। नहीं, सैटरडे संडे को रेगुलर क्लास नहीं, वो डाउट क्लास है। आज रेगुलर क्लास है, सैटरडे संडे को जो आपकी है वो डाउट क्लास है। उसमें लिखा है, जैसा लिखा है वैसे ही होगा। तो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं ना, उस हिसाब से कुछ टाइम टेबल है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लो, तो एक दो न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ट्रेन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, तो पहले टॉप कैलकुलेशन पे आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीजें पढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल कर लो पहले। सर बोर्ड दिखा दीजिए एक बार। ये देख लो पहले। सर मेरा ये डाउट था कि सर ऐसा एनालॉजी हम लोग हर प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, जैसे सर मोमेंटम भी होगा तो ऐसा कर सकते हैं सबके लिए सर। सबके लिए सबके लिए करेंगे, सबकी एनालॉजी। भाई एनालॉजी पूरा चैप्टर है, जो चीज आप अब तक ट्रांसलेशन में पढ़ रहे थे ना, उसी का इक्विवेलेंट टर्म हम रोटेशन में पढ़ेंगे। एनालॉजी सिंपल सी है भाई, मास का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, फोर्स का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे टॉर्क है ना, एक वी का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे ओमेगा है, ए का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे अल्फा, है ना। ऐसे मोमेंटम का भी इक्विवेलेंट टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। जैसे ये पी जो है ये लीनियर मोमेंटम होता है, ये चीज एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम सारी चीजें इक्विवेलेंट होती है। जैसे आप वो पढ़ते थे ना कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही आप आगे पढ़ोगे कि जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये पी जो होगा इसलिए हम इसमें वर्ड यूज करते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, है ना। और जो ये एल होता है दिस इज नोन एज एंगुलर, है ना। लेकिन वही बात है कि जो भी एंगुलर वाले टर्म है ये किसी एक्सेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, इसमें किसी एक्सेस की जरूरत नहीं आपको। ये जो सारे टर्म है ये किसी एक्सेस के रिस्पेक्ट में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, टॉर्क हो, ओमेगा हो, अल्फा हो, एल, सारे किसी एक्सेस के रिस्पेक्ट में निकाल, है। तो एनालॉजी ये होती है, इससे हम इसको क्या करेंगे बेसिकली आपका रिप्लेस।
ओके, एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, पहले आप टॉर्क कैलकुलेट करना सीख लो, फिर उसका एप्लीकेशन करो। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सब न्यूटन्स हैं। सर वो नीचे वाला 30 है सर, 30 न्यूटन। हाँ 30 न्यूटन नीचे वाला 30 न्यूटन, वो थोड़ा सर ब्लर होता जा रहा -20। है। एक 20 है। नहीं बोलो मत, सर मैसेज आंसर तो सर 20 एंटी क्लॉकवाइज। आंसर मैसेज करो, आप बोलो नहीं, ओह सॉरी सर। चैट बॉक्स में मैसेज करो। हाँ सही है आशुतोष, आपका आंसर सही है। हाँ निहाल सही है आपका आंसर, सही बता रहे हो। देखिए मतलब थोड़ा बहुत मतलब सैटरडे संडे को भी रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना, इसलिए अगर पॉसिबल है तो अटेंड कर लेना आप, अगर कोई स्कूल के एग्जाम्स वगैरह नहीं है। डाउट्स हैं, लेकिन डाउट्स नॉर्मली बच्चों के बहुत ज्यादा होते नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगी। हाँ ध्रुव सही है, अदिति सही है, ठीक है आपका आंसर सही बता रहा है ना, कि आपने सही आंसर बताया है ना। जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई बार इसको कैलकुलेट करना वैसे तो आसान है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं, है ना। जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, है ना, फिर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व।
है ना, कुछ नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में भाई ऐसे दिया हुआ है, आपको टॉर्क निकालना है इस 100 पॉइंट के बाद, इस एक्सेस के बाद टॉर्क निकालना है। तो आपको पता है सिंपल सा नेट टॉर्क आप निकाल लो। तो आपको पता है 10 न्यूटन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो 10 इंटू 2 हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टॉर्क, और ये क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे इसकी वजह से निकालते तो 20 को हम रिजॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 cos 30, इसकी वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं, आपका जो टॉर्क होगा वो 20 sin 30 की वजह से, है ना, और ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो प्लस हो गया 20 sin 30, है ना, इंटू 2, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको बताए ये भी है क्लॉकवाइज है, ये वाला भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, इस 30 की वजह से निकालते हैं तो माइनस लेंगे हम, अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या ले लोगे, माइनस लेंगे, है ना। वैसे बाई कन्वेंशन जो है ना, क्लॉकवाइज हम माइनस लेते हैं और इसको प्लस ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है, बाई कन्वेंशन जो होता है वो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव। वैसे कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप मेंशन कर दो। तो यहाँ पे 30 इंटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है ना, ऑब्वियस बात है ये दोनों आपके क्लॉकवाइज हैं, ये टॉर्क कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू जो बचेगी वो आपकी 20 न्यूटन मीटर आएगी, और उसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, क्योंकि ये टॉर्क डोमिनेट कर रहा है, पूरी चीज जो रोटेट करेगी वो कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है तो इसका हम अल्फा निकाल सकते हैं, अगर नेट टॉर्क बच गया है तो अगर इसका अल्फा निकाल सकते थे हम, है ना, अल्फा के अबाउट नेट टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम क्या करते थे, तो इस तरह से हम नेट टॉर्क निकालेंगे। नेट टॉर्क है अगर वो जीरो नहीं है तो आई अल्फा के इक्वल हो, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं। हाँ ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लो आप, गो थ्रू दिस क्वेश्चन फिर मैं कंसेप्ट करता हूँ। CW ACW,
जो भी आंसर आ देखो क्या आंसर आ रहा आपका इसमें। हाँ, विवेक कुमार दत्ता, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, पीयूष झा सही है, आशुतोष सही है आपका, निहाल सही है आपका आंसर। देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, दैट आंसर इज द डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली आंसर इज करेक्ट, है ना। काफी लोगों ने भेजा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी फॉर दिल्ली कुछ नहीं इसमें है, आपको टॉप निकालना है। वन बाय वन हम देखते हैं। आप देखो 10 तो सेंटर से ही पास कर रहा है ना, बस 10 की वजह से टॉप तो जीरो हो जाएगी। तो जब आप टॉप कैलकुलेट करोगे तो 10 अगर सेंटर से ही पास हो रहा है तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से टॉप क्या हो गया, जीरो हो गया। इस 30 की वजह से निकालते हैं तो 30 के कॉस कंपोनेंट की वजह से तो जीरो हो जाएगा, जो भी होगा वो साइन कंपोनेंट की वजह से। 30 साइन 60 की वजह से। तो प्लस यहाँ पे आ गया, हम बाद में क्लॉकवाइज लिख देंगे, प्लस माइनस तो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे हो गया 30 साइन 60, है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने 5 सेंटीमीटर दी है, तो 0.05 मीटर आ गया, है ना। तो ये इसका टॉर्क हो गया, इसका टॉर्क हो गया, इसका निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल इसने 45 दिया हुआ, है ना। तो 45 के लिए तो कॉस और साइन इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो कुछ भी ले लो। तो 20 cos 45 की वजह से तो जीरो हो गया, साइन की वजह से होगा, हाँ, कि 20 साइन की वजह से क्या होगा, टॉर्क होगा। तो प्लस यहाँ पे आ गया 20 साइन 45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर है ना। और सारे टॉर्क क्लॉकवाइज ही। अब इसके अबाउट देखो, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से तो जीरो है, तो नेट टॉर्क भी जो होगा वो क्लॉकवाइज है। तो इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट योर, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 2.71 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। हाँ, तो 2.71 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से टॉप निकाला आपने, या तो फोर्स को रिजॉल्व करो या डिस्टेंस को रिजॉल्व करो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व, है ना। क्योंकि मैंने बोला टॉर्क इज इक्वल टू दोनों चीजें होती हैं, या तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, या टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। बात एक ही चीज होती है, दोनों में से किसी भी एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व। राइट, तो ये मैंने कर लिया, थोड़ा सा टॉर्क कैलकुलेशन का बेसिक्स बताया मैंने आपको, तो किस तरह से आप टॉर्क को क्या कर सके आपको, है ना। अब हम आ जाते हैं इसका जो मेन क्वेश्चन है ना, ये पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स उसको करते हैं,
हाँ, इसमें पूरा कंसेप्ट आ जाएगा जो हमने पूरा क्लास में अभी तक पढ़ा। थोड़ा बहुत मोमेंटम शेयर करूंगा। देखो दो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ऐसे दिया हुआ है आपको कि ये आपके कोई रॉड है ना, इस तरह से रॉड है, और यहाँ पे कोई इस तरह से हिंज या पिवोट, दिस इज नोन एज अ पिवोट, और ये किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे, है ना, ये स्ट्रिंग से क्या है, जैसे कि आपकी कनेक्टेड है, तो आप सवाल है कि ये डिस्टेंस रॉड की लेंथ L है और ये डिस्टेंस आपको L/4 दिया है ना, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, L/4, है ना। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देख तो इसके सेंटर ऑफ मास में इसका वेट लग जाएगा mg, एक यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया T, और एक आपका यहाँ पे नॉर्मल है ना, एक यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि आपका नॉर्मल आ गया। तो इसका क्वेश्चन इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है ना, वही पूछा हुआ है कि फ्रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, if rod is in equilibrium, जो कि है रेस्ट पे इक्विलिब्रियम, है ना, देन फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, देन फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एट पिवोट, कि पिवोट पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा। फर्स्ट पार्ट आपका ये है ना, इसी का सेकंड पार्ट है ना, जो कि इसमें डिफरेंटली हम यूज करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट में अगर हम आ जाएं तो इसका सेकंड पार्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना, सेम क्वेश्चन है ना, इसी का जो बी पार्ट है, इसी डायग्राम में, सेम डायग्राम में बी पार्ट आपका ये पूछा गया है, फाइंड आउट, है ना, कि आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, राइट, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जैसे हम कट करेंगे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है ना, इन स्ट्रिंग लगी हुई है तो नॉर्मल कितना होगा, उसको कट कर दिया तो कितना होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, फिर सेकंड पार्ट करना। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा ट्राई कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। आपका आंसर mg के टर्म्स में आएगा।
हाँ नहीं टी नहीं आएगा उसमें, टी भी हट जाएगा। निहाल ये किस पार्ट का आपने आंसर भेजा है? फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का? लेट मी चेक, हम चेक करते हैं। हाँ विवेक कुमार दत्ता है और आंसर इज करेक्ट। नहीं अभी सिर्फ विवेक का आंसर सही है। हाँ थोड़ा सा अभी सीखोगे आपसे। विवेक योर आंसर इज करेक्ट। ऐसा कोई नहीं आएगा, एमजी के टर्म्स में आ जाएगा। इतना एमजी का पार्ट है कि नॉर्मल है, इतना टेंशन है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, थोड़ा सा इसको जानना होगा आपको, है ना। वैसे सही आंसर काफी लोग, एक आंसर सही आया है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर ये रॉड रेस्ट पे है तो फोर्स भी बैलेंस होंगे, है ना भाई। अगर रॉड रेस्ट पे है तो पहला स्टेप हो जाएगा बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस, है ना, मतलब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो अपवर्ड फोर्स एन और टी मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, ये तो हम तक करते ही आए हैं। हाँ भाई, एन और टी जो होगा वो एमजी के इक्वल होगा। तो इसमें एन और टी दोनों अननोन है ना, तो एक और रिलेशन चाहिए। आप देखो ये रॉड रोटेट भी तो नहीं कर रही है ना, तो मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो इस केस में आपको टॉर्क बैलेंस करना, बैलेंस टॉर्क, है ना, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। चाहे तो आप टॉर्क बैलेंस कर लो सेंटर के अबाउट, चाहे आप इसके अबाउट कर लो, चाहे इसके अबाउट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ टॉर्क, वैसे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ बैलेंस टॉर्क, है ना। वैसे किसी अबाउट भी कर सकता हूँ, मैं दोनों से बताऊंगा आपको कि भाई एक बार पहले मैं सेंटर लूंगा फिर कोई दूसरा पॉइंट नहीं लूंगा। बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले मैं बैलेंस करता हूँ, है ना। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस करूँ तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्सेस है, तो एमजी की वजह से टॉर्क तो जीरो हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमजी की वजह से टॉर्क क्या होगा, तो वो जीरो हो गया, क्योंकि एमजी तो वहीं से पास कर रहा है। लेकिन टेंशन की वजह से टॉर्क होगा, तो टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया, L/2 आ गया। तो टेंशन की वजह से जो टॉर्क होगा वो आपका हो जाएगा T इंटू L/2, है ना। और इसका जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। ये तरीका होता है भाई। फोर्सेस तो आपने बैलेंस कर दिए, लेकिन टू अननोन्स है तो टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो आपने बोला एमजी बैलेंस हम किसके अबाउट कर रहे हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, एमजी की वजह से टॉर्क जीरो है, T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क आ गया, तो ये आपको हो जाएगा एन इंटू ये वाला डिस्टेंस L/4 हो जाएगी, है ना। और इसका जो सेंस होगा इसके अबाउट वो क्लॉकवाइज, है ना। कैसे आप यहाँ पे एक्सिस रखा करो और एक्सिस के अबाउट टर्न करो, तो अपने आप समझ जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीन टॉर्क, तीन फोर्स थे, उसकी वजह से टॉर्क आपने निकाला। और अगर बैलेंस है
मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जब हम टॉर्क को बैलेंस करेंगे, यहां से आ गया कि T इंटू एल वाई बाई टू जो होगा वो N इंटू एल बाई फोर टी। तभी तो ये चीज रोटेट नहीं कर रही। अगर टॉर्क अनबैलेंस रहता तो ये चीज रोटेट कर, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, रोटेट नहीं कर रही है, मतलब उसके ऊपर टॉर्क बैलेंस कर। तो यहाँ से आप टॉर्क बैलेंस कर लेंगे, पैरेलल कैंसिल, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू एन बाई टू आ गई। हाँ, तो भाई टी और नॉर्मल सेम नहीं है, बल्कि टी की वैल्यू जो है वो एन का क्या है, आपका हाफ है। अब इस टी को आप यहाँ पुट कर दो, है कि टी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम पुट करेंगे यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 20/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल। हाँ कि भाई इस तरह से अगर रेस्ट है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। कि मैं अभी इस चीज को नहीं बता रहा हूँ कि जब कट करेंगे तो क्या होगा। अभी मैं इसी में जो बैलेंस टॉर्क मैंने किया है वो मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया, लेकिन कई बार अगर हम अच्छे से चूज कर लेना, भाई इक्विलिब्रियम है तो कहीं किसी भी चीज के अबाउट वो इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं इसको, जैसे अभी मैंने बैलेंस किया है वो टॉर्क सी के अबाउट, अगर मैं एक कोई पॉइंट पी यहाँ पे ले लूँ तो एक लाइन में आंसर आ जाए कि जहां से टेंशन पास हो रहा है, अगर मैं वहां पर टॉर्क ले लूँ तो फिर आपको इसी क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर इसी का मैं बी पार्ट में ऐसा बोलता हूँ आपको कि बैलेंस टॉर्क, बैलेंस टॉर्क अबाउट पी, पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो। तो जब मैं पी पॉइंट और रेफरेंस लूंगा तो टॉर्क ड्यू टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेंशन तो वहीं से पास हो रहा है। व्हाट इज द टॉर्क ड्यू mg, आपका आ जाएगा mg एल बाई आगे टू। mg into l by 2 जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, क्योंकि अब पी पॉइंट आपका रेफरेंस है ना, और देखो पी पॉइंट अगर रेफरेंस है तो इसके अबाउट इसको रोटेट करने की कोशिश, इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब नॉर्मल की वजह से भी टॉर्क हो, तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क निकाल लेते हैं। व्हाट इज द टॉर्क नॉर्मल, नॉर्मल इनटू उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, l by 2 एल प्लस l बाई by टू 2। प्लस एल बाई टू। हाँ, ये पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, l by 2 प्लस l by 2। और ये जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज। हाँ, तो टॉर्क अगर बैलेंस है मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ से आपका आ गया mg into l by 2 जो होगा उसको नॉर्मल वाला टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा। नॉर्मल वाला टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए आपका क्लियर ए टू एन। हाँ, तो एन की वैल्यू आ गई अपने आप, फोर्स इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, इसलिए आपकी 2 एन की वैल्यू। हाँ, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो हम किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में कहीं भी लोगे टॉर्क को उत्पत्ति करता है, चाहे आप यहाँ ले लेते हैं, चाहे आप यहाँ लेते हैं, चाहे यहाँ लेते हैं, इसके बाहर भी लेते तो भी आंसर नहीं। हाँ, तो इक्विलिब्रियम के केस में हम किसी भी पॉइंट के बाद बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, क्या पहले मैंने ले लिया सेंटर ऑफ मास के बाद बैलेंस किया, तो टी और एन में एक रिलेशन आ गया, कंबाइन करके इससे एन की वैल्यू आ गई। अगर मैंने पी पॉइंट यही ले लिया तो आपको टी वाला टर्म अपने आप ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं से टॉप पास होता है, तो इसमें रिलेशन अपने आप आ जाएगा। तो ये थोड़ा ठीक ऐसे में सॉल्व करना कि बार बार आपको न्यूमेरिकल्स में यूज हो। ये तो था इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, वही रॉड अपने आप रेस्ट पे थी, अब इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। हाँ, सेकंड पार्ट में अगर हम स्ट्रिंग कट कर दें तो क्या होगा। जब तक तो सब चीजें बैलेंस हो रही थी, फोर्स एज वेल एज टॉर्क। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं। हाँ, व्हाट इज द
नॉर्मल की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अभी नॉर्मल आपका 2mg/3 है ना। ये इस नॉर्मल में क्या चेंज आएगा अगर हम स्ट्रिंग को कट करें जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपने इसको कट किया तो जैसे कट करेंगे ये चीज तो खत्म हो गई, t 0 हो गया, इसको आप यहाँ से हटाई दो। अब जैसे आप इसको कट करोगे आपको पता है ये चीज टर्न होना चाहेगा ना, तो यहाँ पे एक चीज आ जाएगी अल्फा, है ना। कि भाई रेस्ट से अगर कोई चीज रोटेट करना चाह रही तो कुछ ना कुछ अल्फा हो। अब तक अल्फा 0 था इक्विलिब्रियम में, जैसे आपने कट किया अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स हो गया, इसके बाद अल्फा से रोटेट करेगा। तो जब ये अल्फा से रोटेट करेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे भी जाएगा किसी एक, है ना। इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेशन भी तो होगा। तो कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उसकी पेरिफेरी पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका टेंजेंशियल एक्सेशन भी होता है। तो अगर अल्फा होगा तो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास में कुछ टेंजेंशियल एक्सेशन ए भी होगा, है ना। तो आपको पता है कि अब तक तो बैलेंस कर रहे थे, बैलेंस नहीं होंगे ना। अगर बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं होते तो पहला स्टेप हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू अब एम ए की इक्वल होगी। अगर इक्विलिब्रियम है तब तो बैलेंस करते हैं, अगर नहीं होता तो नेट फोर्स एम ए की इक्वल होता है। तो आप देखो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स क्या है, mg नीचे लग रहा है एन ऊपर लग रहा है। तो जो नेट फोर्स की इक्वेशन बनेगी वो आपकी आ जाएगी mg माइनस एन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगर ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, जो नेट टॉर्क होगा वो भी 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आई अल्फा। है ना। आप ध्यान रखना कि जिसके अबाउट आप अल्फा डिफाइन कर रहे हैं उसी के अबाउट टॉर्क लेना है, अबाउट पिवट। ये इक्वेशन हम किसके अबाउट लिख रहे हैं कि जब भी आप टॉर्क, जैसे इसमें किसी एक्सेस की जरूरत नहीं है आपको, mg नीचे चलने लग रहा है एन ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए आ गई। लेकिन जैसे आप टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे तो कोई एक्सेस डिफाइन करना, और इस एक्सेस में इसमें तो प्योर रोटेशन है तो फिक्स्ड एक्सेस ही लेते हैं जिसके अबाउट अल्फा है। तो अबाउट, है ना, ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं अबाउट पिवट। पिवट के अबाउट ये इक्वेशन, तो पिवट के अबाउट अगर मैं लिखूंगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, mg इंटू ये डिस्टेंस आपकी l/4 होगी, और कोई टॉर्क है ही नहीं। अगर मैं इसके अबाउट लूंगा तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क तो 0 हो गया, सिर्फ इसकी वजह से तो बच गया, तभी तो नेट टॉर्क बच गया है, उसको टी बैलेंस करने के लिए है ही नहीं। तो mg इंटू l/4 हो गया और ये टॉर्क इक्वल होगा आई अल्फा। अब आई का भी ध्यान रखना आप इसमें, अब आई भी आपको जो लेना पड़ेगा ना इसी के ओर लेना पड़ेगा। तो जो आई की वैल्यू होगी ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगी। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml/12 होता है, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे m इंटू l/4 का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने टॉर्क किस पिवट के अबाउट लिया है mg इंटू l/4, तो अल्फा भी पिवट के अबाउट होगा और आई भी इसी के अबाउट होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml/12 होता है, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट करें। इन वाले को इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। फर्स्ट इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल टू ma, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब ए और अल्फा में रिलेशन चाहिए, तो हम जानते ही हैं कि भाई प्योर रोटेशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो अल्फा आर के इक्वल होता है। जैसे कोई चीज प्योर रोटेट होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होती है, अल्फा इंटू आर के इक्वल। ए और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसलिए आपका अल्फा इंटू एल/2, इक्वेशन नंबर 3 है। नेट फोर्स इक्वल टू ma, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ए और अल्फा में रिलेशन आ गई। ए इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इंटू। इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, विल गेट योर आंसर। हाँ, क्या आपका आंसर मुझे सेंड करो। तो समझना बैलेंस कब करना है, कब बैलेंस नहीं करना है ना। तो ये 3 स्टेप ही इसमें होते हैं। पहला स्टेप हो गया नेट फोर्स इक्वल टू ma लिखना है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, और थर्ड में ए और अल्फा में क्या रिलेशन, एट इक्वल टू अल्फा। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, उससे आपका आंसर आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और यहाँ से ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी निकाल सकते हैं, अल्फा एन निकाल सकते हैं। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स है, तो कोई भी चीज अननोन होगी यू कैन कैलकुलेट। कोई भी चीज अननोन होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
इससे क्या आंसर आ रहा है चेक कराओ, सॉल्व करके आंसर मुझे बताओ। सेंड कर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, ये जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा, अगर ये चीज अगर इस पिवोट से यहाँ से हम छोड़ दें, तो अगर अल्फा क्लॉकवाइज है तो ये चीज ऐसी तो रोटेट होगी। नहीं तो अगर सर, ऐसे, मतलब जब हमने टेंशन हटा दिया तो हाँ ये डाउनवर्ड क्लॉकवाइज ही मतलब टॉर्क हाँ दिखाएगा, वो ये सर मतलब जरूरी पिवोट कैसे है? पिवोट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब देखो इधर इस साइड का वेट ज्यादा है ना, वो डोमिनेट करेगा। पिवोट के लेफ्ट साइड का वेट यस। कम है, राइट साइड का ज्यादा है, तो वो डोमिनेट करेगा तो क्लॉकवाइज। अगर इस साइड का ज्यादा होता, उस साइड का कम होता तो एंटी क्लॉकवाइज। यस सर, ओके सर। मैं टॉर्क का सेंस देख लो, एमजी की वजह से तो टॉर्क है, एमजी की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज ही तो है, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज हो। एन की वैल्यू 4 mg, mg के टर्म्स में आएगी ना यार। आपका देखो आंसर, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके गेट योर आंसर। सेकंड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू थर्ड में पुट करो, ए आ जाएगा, ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे एन आ जाएगा। तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, एन की वैल्यू 4 mg/7 आई है ना। तो दो आंसर आ गए। जब रेस्ट में था तो 2 mg/3 था, जैसे हम स्ट्रिंग कट करेंगे नॉर्मल की वैल्यू 4 mg, है ना। जैसे हम स्ट्रिंग कट करेंगे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। बाद में वो चेंज होती रहेगी, जस्ट आफ्टर द कटिंग स्ट्रिंग। ये आपका आंसर 4 mg/7 है ना। इसको सॉल्व करके विल गेट दिस आंसर, है ना। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स एंड टॉर्क को बैलेंस कर दो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स को ma के इक्वल पुट करो, नेट टॉर्क को अल्फा के इक्वल पुट करो, प्योर अल्फा रिलेशन का। दो ही तरह के क्वेश्चंस प्योर रोटेशन में आते हैं, है ना। जब प्योर रोटेशन की बात करेंगे तो दो ही तरह के क्वेश्चंस उसमें क्या होते हैं, फ्रेम, है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, इस क्वेश्चन को घर पे एक बार रिवाइज करना, कैसे मैं सारी चीजें करता हूँ, है ना। तो इसका आंसर 4 mg/7, आंसर जो है वो 4 mg/7, है ना। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आप सॉल्व करो जो कि इक्विलिब्रियम का है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम में। एज एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज करो ये आपकी कोई वॉल है ना, और यहाँ पे इस तरह से कोई रॉड है, यहाँ पर कोई रॉड रखा हुआ है ना, और ये जो इसका बेस है ना, ये रफ है ना, ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, और इसकी जो वॉल है वो स्मूथ, और ये एंगल आपको थीटा दिया, और ये रेस्ट पे है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रॉड
remain in equilibrium. है ना? Then find out minimum value of mu. Value of coefficient of friction mu. अगर ये रॉड रेस्ट पे है पूरी पूरी तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी? फाइंड आउट म्यू कितनी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी अगर रॉड रेस्ट पे। है ना? रेस्ट का मतलब है कि फोर्स एंड टॉर्क दोनों बैलेंस, उसे यूज करना। तो आपके आंसर में सिर्फ एंगल आएगा क्योंकि म्यू डायमेंशन लेस है, आंसर भी डायमेंशन लेस कम चीज नहीं है और एंगल ही दिया हुआ है। म्यू की मिनिमम वैल्यू में सिर्फ एंगल है। ये नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इससे अगर कम ही होगा तो स्लिप कर जाएगी, इससे ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, रेस्ट पे हो जाएगा। अगर इससे कम ही होगा तो रॉड जस्ट स्लिप कर। आज हम रोटेशनल लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन में तो सब चीजें होती हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ा सा इसको ना, इसके लिए ग्रिप आने में आपको थोड़ा टाइम है ना, बाद में आप कर लोगे इसलिए, है ना। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहला तो है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस पूरे रॉड का। पहला स्टेप तो ये होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम में तो बनाते हैं कभी भी। तो आपको इस फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस होंगे
सबसे पहले आपका लग जाएगा वेट इसके जस्ट सेंटर पे, है ना। नॉर्मल यहां से लग जाएगा एक, ये आपका नॉर्मल कोई N1 हो गया, एक नॉर्मल यहां से भी लग जाएगा, ये नॉर्मल आपका N2, और इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी लेफ्टवर्ड है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स राइटवर्ड लग जाएगा। और चूंकि मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है तो यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू इंटू, है ना। ये फोर्सेस रहेंगे इसमें, वेट नॉर्मल N2 सॉरी म्यू इंटू N2, जो यहाँ का नॉर्मल है वही है, नॉर्मल फोर्स एंड म्यू इंटू। इस सारे फोर्सेस की वजह से ना तो ये रॉड ट्रांसलेट कर रही है ना ही रोटेट कर रही है, मतलब दोनों तरह के इक्विलिब्रियम, फोर्स भी बैलेंस करने हैं, टॉर्क भी बैलेंस करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप में आते हैं बैलेंस फोर्सेस। पहला स्टेप जो होता है वो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, बैलेंस फोर्सेस। तो जब मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड को करूंगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में N2 लग रहा है, तो N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट, है ना। लेफ्ट डायरेक्शन में N1 लग रहा है, राइट डायरेक्शन में N2 लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो N1 किसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। भाई वेट को N2 बैलेंस कर रहा होगा और N1 को क्या चीज बैलेंस कर रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स। और यहां से अगर मैं N2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो N1 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई म्यू इंटू N, हाँ। तो यहाँ से ये इक्वेशन उठ गया, हाँ, तो N2 तो mg के इक्वल है, N1 की वैल्यू म्यू mg के, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी ना, आपको तो म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कितना होगा एंगल के टर्म्स में। तो हम बोलेंगे रॉड रोटेट भी तो नहीं कर रही है, तो हम इसमें टॉर्क भी बैलेंस कर सकते हैं, नाउ बैलेंस टॉर्क। अब प्रॉब्लम है ये टॉर्क किसके अबाउट बैलेंस कर, किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, चाहे तो आप टॉर्क बैलेंस करते इक्विलिब्रियम में करें तो कहीं भी ले लो पॉइंट, चाहे तो सेंटर के अबाउट ले लो, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट ले लो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन ये ज्यादा सूटेबल पॉइंट है पी पॉइंट। तो पी पॉइंट से ना मैक्सिमम टॉर्क अपने आप जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लोगे अगर आप पॉइंट, तो N1 जी की वजह से टॉर्क जीरो होगा, यहाँ पे लेंगे पॉइंट तो Mg की वजह से टॉर्क जीरो होगा, यहाँ पे दो टॉर्क अपने आप जीरो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ज्यादा चीजें अगर जीरो है तो कैलकुलेशन आसान है। तो बैलेंस टॉर्क किसके अबाउट, अबाउट P, है ना, कि उसमें आप ले लो कि P पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क क्या करना है, बैलेंस, टॉर्क बैलेंस करते हैं P पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क N2 जीरो, टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शन में F लिख दे रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो हो गया क्योंकि तो वहीं से पास हो गई ना। अगर मैं P पॉइंट ले लूं तो N2 की वजह से भी टॉर्क जीरो है, N2 की वजह से भी जीरो है, mg की वजह से ले लेते हैं, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको पता है इसका ये डिस्टेंस तो L/2 है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना आपको, इसमें जो डिस्टेंस लेते हैं कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, बेसिकली आपकी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आपकी L/2 cos थीटा होगी। या तो फोर्स को रिजॉल्व करो या डिस्टेंस को रिजॉल्व करो, कैसा सुटेबल लगता है। ये mg हो गया, mg की लाइन से P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर, ये mg की लाइन ऑफ एक्शन का P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर ये L/2 है तो ये L/2 cos थीटा, तो mg की वजह से भी टॉर्क आ गया, हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे mg की वजह से टॉर्क, तो mg की वजह से जो टॉर्क होगा वो mg इंटू L/2 cos थीटा, और ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, सेंस जो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और इस बात है कि दो टॉर्क जीरो है, एक क्लॉकवाइज है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा N1 की वजह से। अब N1 की वजह से टॉर्क निकालेंगे, तो जब N1 की वजह से टॉर्क निकालोगे तो इसको आगे एक्सटेंड करो वैसे, और इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये जो डिस्टेंस होगी आपको पता है ये आपका हो जाएगा L sin थीटा, अगर ये पूरी लेंथ L है तो ये डिस्टेंस जो होगी ये आपकी L sin थीटा हो जाएगी, है ना। तो और ज्यादा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो N1 की वजह से जो टॉर्क होगा वो N1 इंटू, है ना, आपका L sin थीटा हो गया, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, कि भाई अगर P पॉइंट पे अगर हम ऐसे पेन रखें तो mg इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, N1 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, और ज्यादा टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होंगे, बैलेंस, बैलेंस कर लो। यहाँ से आपका आ गया mg into L/2 cos थीटा should be equal to the N1 into L sin,
और n1 itself की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, म्यू mg होती है ना। तो यहाँ से आपका म्यू की वैल्यू होती है mg into l by 2 cos theta should be equal to the mu mg l sin theta, है ना। तो ये तो mg l तो कैंसिल ही हो गया, है ना। म्यू की वैल्यू यहाँ से आती है ना, म्यू की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई आपकी cot थीटा बाई 2, ये इसका आंसर है ना। तो फाइनल आंसर आपका आ गया कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी इससे कम वैल्यू नहीं होगी, वो आपकी cot थीटा बाई 2। इससे अगर कम हो गया तो ये रॉड स्लिप कर देगी, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। इससे अगर ज्यादा होगा म्यू की वैल्यू तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, स्टैटिक होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगी लिमिटिंग लेके मिनिमम निकाला आपने, अगर ये मान लो म्यू से ज्यादा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा, है ना। क्लियर कर दे। तो ये ध्यान रखना कैसे हम करते हैं, बैलेंस फोर्सेस बैलेंस टॉर्क, है ना। इससे हम सारी चीजें क्या करते हैं एनालाइज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर ये हम बिना रोटेशनल मैकेनिक्स के भी तो कर सकते थे, न्यूटन्स नहीं लॉज कर ऑफ सकते, मोशन लगा। नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते, लॉज ऑफ मोशन से नहीं हो पाएगा। आपको टॉर्क की इक्वेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वही बिना मैकेनिक्स रोटेशन के ये दोनों इक्वेशन को लिखते हैं हमने, इससे क्या है, इससे कुछ भी नहीं है। इससे कहाँ आया कि म्यू की वैल्यू से एंगल का कुछ आया ही नहीं। तो जब रिजिड बॉडी इस तरह से यस रॉड वगैरह कोई आ जाता है ना, तो उसमें यूज करनी पड़ेगी। इसमें दो इक्वेशन आ रही है, इससे म्यू कहाँ है, म्यू कैसा होता है, इससे म्यू आएगा ही नहीं। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किससे आएगी, टॉर्क से, है ना। फिर उसको इसमें यूज करेंगे। देखो यूज तो तीनों हुआ है, n2 की वैल्यू आपने यहाँ पे mg पुट की, तो ये जो टर्म आया उसको आपने यहाँ, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कॉट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एससीआरओ में भी इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी है ना, देखते हैं ऐसा भी होगा। अभी तो कुछ मैं एक बार पता करता हूँ डाउट्स ही है, वैसे तो सैटरडे संडे को, है ना, जब भी आपकी रेगुलर क्लास होगी, डाउट्स नहीं होगी तो उस दिन यही चीज कंटिन्यू होगी, है ना। इसी टॉर्क के कंसेप्ट को ही हम और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। बाय बाय।